बल्कि विस्फोट में कई लोग मारे जाते। विशेषकर जब हिमयुग का प्रारंभ हुआ तो यहाँ तक कि जो लोग दो फ्लेमिंगोस परजीवी स्ट्रिंग्स द्वारा नियंत्रित थे वे भी जम गए, जिससे वे एक दूसरे को मारने से रुक गए। आखिरकार आओकिजी ने यह अच्छे इरादे से किया था, इसलिए कोई भी उसे किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था। ऐस के आग के गोले को, जो एक छोटे सूर्य की तरह काम कर रहा था, द्वीप की बर्फ पिघलाने में लगभग 2 घंटे लगे। जो लोग उस बर्फीली अवस्था से जागे उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि पहले क्या हुआ था, लेकिन उन्हें कोई शिकायत नहीं थी और वे चुपचाप कमजोर लोगों की मदद करने लगे। कोई भी देश शांति के मूल्य को तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक उसने दर्द और पीड़ा का अनुभव न किया हो। ड्रेसरोसा के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और द्वीप की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। ड्रैगन हंटर पायरेट्स और 4 शिचिबुकाई एडमिरल आओकिजी के साथ मिलकर द्वीप के खिलाफ डोफ्लेमिंगो की साजिश का पर्दाफाश करने और डोफ्लेमिंगो परिवार के शासन को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंकने के लिए निकल पड़े। यह खबर जल्द ही पूरे द्वीप में फैल गई, इसलिए जो लोग अभी भी हिलने डुलने में सक्षम थे वे आग के गोले के नीचे इकट्ठा होने लगे। वे जानते थे कि ड्रैगन हंटर पायरेट्स वहां जरूर होंगे। इस समय ईशान शीतदंश से पीड़ित लोगों का उपचार शुरू कर रहा था। जब ड्रेसरोसा के निवासी धीरे धीरे यहां इकट्ठा हुए तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से इयान का व्यवहार देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। घायल लोग स्वतः ही पंक्तिबद्ध होकर इयान के उपचार की प्रतीक्षा करने लगे, जबकि बाकी लोग ईशान और अन्य लोगों की ओर झिझकते हुए देख रहे थे। ड्रेसरोसा के लोग जानना चाहते थे कि उनका द्वीप अब कहाँ जाएगा। अगर डोफ्लेमिंगो भाग गया तो देश ने अपना राजा खो दिया और ड्रेसरोसा को एक नए शासक की जरूरत है। लेकिन चूंकि कोई नहीं जानता था कि भागा हुआ डोफ्लेमिंगो वापस आएगा या नहीं, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि अगला राजा इतना शक्तिशाली होगा कि वह डोफी को रोक सकेगा। राजा बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार निस्संदेह ईशान है। जब तक वह ड्रेसरोसा का राजा बनता है, डोफ्लामिंगो परिवार निश्चित रूप से फिर से प्रकट होने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि लोगों ने ऐसा ही सोचा था, लेकिन उन्होंने अभी-अभी शिचिबुकाई के एक सदस्य द्वारा अपने द्वीप पर मचाई गई उथल-पुथल और क्षति का अनुभव किया था, इसलिए उन्होंने राजा के पद के लिए किसी और शिचिबुकाई को उम्मीदवार के रूप में देखा। लोग मनोवैज्ञानिक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यही कारण है कि ड्रेसरोसा के लोग ईशान और ड्रैगन हंटर समुद्री डाकुओं को ऐसे जटिल भावों से देखते थे। साबो चुपचाप लौट आया था। उसने उनकी आंखों में भाव देखे और तुरंत समझ गया कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। जब उसने देखा कि ईशान घायलों के इलाज में व्यस्त है, तो वह इयान के पास गया और उसे चुपचाप याद दिलाया। साबो की बातें सुनकर ईशान कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। सच कहूं तो उसने कभी राजा बनने के बारे में नहीं सोचा था और वह देश चलाने वाला इंसान भी नहीं था। तो बेशक उसने तुरंत मना कर दिया, लेकिन इस देश को अभी भी एक राजा की जरूरत है। ईशान ने सोचा और सोचा कि बेहतर होगा कि मूल कथानक के अनुसार राजा रिकू को वापस देश का शासन चलाने दिया जाए। राघव चौहान से बातचीत के दौरान ईशान को पता चला कि उनकी मुलाकात राजा रिकू के दामाद खिलौना सिपाही साइरस से हुई है। अगर साइरस अपनी बेटी को ढूंढने गया है तो बहुत मुमकिन है कि राजा रिकू उससे मिल जाए। सोच विचार के बाद ईशान ने राघव चौहान से साइरस को ढूंढने और राजा रिकू को लाने के लिए कहा। इतना शोर मचाना अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इस दौरान शिचिबुकाई के एक सदस्य स्वर्गीय यक्ष को काले ड्रैगन ईशान ने समुद्र के शूरवीर जयदेव, समुद्री डाकू महारानी भावना हैनकॉक, मगरमच्छ अग्निमुट्ठी आरव और एडमिरल आओकिजी के साथ मिलकर हराया। साथ ही
उन्होंने ड्रेसरोसा में दो फ्लेमिंगो परिवार के सभी प्रकार के कुकृत्यों का पर्दाफाश किया और जल्द ही पूरी नई दुनिया और ग्रैंड लाइन में फैल गए। जब लोग इस बारे में बात कर रहे थे तो वे नव पदोन्नत शिचिबुकाई ईशान की चाल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यह युवा शिचिबुकाई जहां भी जाता है वास्तव में अराजकता ला सकता है। मारिजोआ में बड़ा उपद्रव करने और सफलतापूर्वक भागने के बाद उसने सलामिस द्वीप पर 2 एडमिरलों से लड़ाई की और फिर व्हाइटबर्ड पायरेट्स के साथ असहमति के कारण उसने एक शिचिबुकाई का पद संभाला और 7 में से एक बनने के कुछ समय बाद उसने वास्तव में एक और अनुभवी शिचिबुकाई को नीचे खींच लिया। एक समय के लिए यह कहा जा सकता है कि पूरी ग्रैंड लाइन ईशान और ड्रैगन हंटर पायरेट्स की खबरों पर ध्यान दे रही है। ऐसा कहा जाता है कि उसके प्रहार से ड्रेसरोसा द्वीप 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था और कई लोगों ने उस वार के निशान देखे जो पूरे ड्रेसरोसा द्वीप में फैले हुए थे। लोग न केवल इयान की ताकत से बल्कि उसके संबंधों से भी आश्चर्यचकित थे। इस दिन से नव पदोन्नत शिचिबुकाई ईशान को दुनिया द्वारा पूरी तरह से मान्यता दी गई है और कोई भी ईशान को लालच करने की हिम्मत नहीं करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्ष 1519 से 1520 तक के समुद्री कैलेंडर में दुनिया की नज़र में पूरी ग्रैंड लाइन का सबसे चमकदार आंकड़ा ईशान है। ईशान और अन्य लोग ड्रेसरोसा में 1 सप्ताह से अधिक समय तक रहे। इस अवधि के दौरान आओकिजी की सहायता के लिए मरीन मुख्यालय से सहायता टीम आ गई थी और पूरा द्वीप मरीन के नियंत्रण में था। हालांकि ड्रेसरोसा के लोग नौसैनिकों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं हुए। उनके अनुसार मरीन्स को ड्रेसरोसा में 2 फ्लेमिंगो द्वारा किए गए अपराधों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब तक इसका खुलासा होने तक मरीन्स केवल जांच करने के लिए ही आए थे, जिससे ड्रेसरोसा के लोग बहुत असंतुष्ट थे। इसके विपरीत ड्रैगन हंटर पायरेट्स के लिए ड्रेसरोसा के लोग बहुत संतुष्ट थे। कभी कभी जब उनका सामना समुद्री सैनिकों से होता है तो वे उनकी मदद करने या उनके सवालों का जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाते। लेकिन जब ड्रैगन हंटर्स का कोई सदस्य यूं ही कुछ शब्द कह देता है तो सब ध्यान से सुनते हैं। यह स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के कारण है कि ईशान द्वीप के निवासियों को बचाने के लिए ओरिहंस कार्ड की क्षमता का उपयोग कर रहा है। इस स्थिति में आओकिजी बहुत बेकार था और वह कुछ भी नहीं कह सका। टोंटाटा साम्राज्य की राजकुमारी मानशेरी को लियो और अन्य लोगों ने बचाया। उस प्यारी सी बच्ची ने घायल लोगों का इलाज करने के लिए ईशान की मदद करने की पेशकश की। उसकी प्यारी सी शक्ल ने नाना और बाकी लड़कियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ड्रेसरोसा द्वीप के लोगों को आखिरकार एहसास हुआ कि उनके द्वीप पर परियों की कहानी सच थी। वास्तव में परी कथा मूल रूप से शाही परिवार द्वारा टोंटाटा कबीले की सहायता और क्षतिपूर्ति के लिए बनाई गई थी। रिकू और साइरस भी राघव चौहान को मिल गए और ईशान अंततः राजा से मिला और उससे बात की। 2 फ्लामिंगो के कारण राजा रिकू को उसके ही लोगों ने उखाड़ फेंका था और वर्षों से वह हमेशा उस शैतान को रोकना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास 2 फ्लामिंगो के खिलाफ खड़े होने की शक्ति नहीं है। उसने अपना सिंहासन पुनः प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं किया। वास्तव में वह वास्तव में एक अच्छा राजा था। चूंकि वह 2 फ्लामिंगो द्वारा धोखा दिया गया था, इसलिए वह अपने देश को 10 अरब बेरीज के बदले छुड़ाने के लिए सहमत हो गया। इसलिए उसने अपने राष्ट्र से धन उधार लिया और 2 फ्लामिंगो ने राजा की सेना को नियंत्रित करने के लिए अपने परजीवी वंश का उपयोग करने का अवसर जब्त कर लिया और सभी पर हमला कर दिया। अंत में यह ऋण भी डकैती में बदल गया और ड्रेसरोसा के लोग पागल राजा के सामने असहाय थे। उस समय 2 फ्लामिंगो के समुद्री डाकू ने अपनी शुरुआत की और बदले में राजा की सेना को उखाड़ फेंका और इस देश के नायक बन गए। और क्योंकि कई साल पहले
डॉन क्विजोटे परिवार ड्रेसरोसा का शासक था। डोफी ने फिर से सिंहासन पर चढ़ने का अवसर लिया और देश को राजा रिकू से वापस छीन लिया। हालांकि यह एक साजिश थी, रिकू ने खुद को बहुत दोषी ठहराया। उसे लगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहले डोफ्लेमिंगो पर विश्वास किया था, जिसने उसके लोगों पर मुसीबत ला दी थी। इसलिए इस बार ईशान द्वारा डोमिंगो को भगा दिए जाने के बाद राजा रिकू का फिर से सामने आने का कोई इरादा नहीं था। वह बूढ़ा हो रहा था और अपने दामाद और पोती से मिलकर वह बस उनके साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहता था। हालांकि ड्रेसरोसा की वर्तमान स्थिति में देश का नेतृत्व करने के लिए एक राजा की तत्काल आवश्यकता है। नौसैनिकों के लिए ऐसा कार्य पूरा करना असंभव है और ड्रेसरोसा की मुक्ति के नायक होने के बावजूद ईशान के राजा बनने की संभावना भी कम है। इसलिए ईशान के साथ लंबी बातचीत के बाद रिकू को अंततः मना लिया गया और उसने राजा बनने का वादा किया ताकि इस देश के लोगों को उनके दर्द से बाहर निकाला जा सके। हालांकि प्रस्थान के समय रिकू ने ईशान से एक अनुरोध किया। उसने देश की रक्षा के लिए अपने समुद्री डाकू समूह का झंडा उधार मांगा। यह कहा जा सकता है कि ड्रेसरोसा द्वीप पर इतनी बड़ी घटना घटी और लोग अभी भी दहशत में हैं और कुछ भी स्पष्ट नहीं था, सब कुछ अभी भी उथल-पुथल में है। उन्होंने डोफ्लेमिंगो से मिली एकमात्र अच्छी चीज खो दी है, जो दूसरे समुद्री लुटेरों के लिए उसका निवारक था। रिकू को चिंता थी कि नई दुनिया के समुद्री डाकू इस देश की ओर आकर्षित होंगे। आखिरकार उथल-पुथल वाला देश समुद्री लुटेरों के लिए सबसे आसान निशाना होता है, इसलिए उसने सुरक्षा के लिए इयान का नाम उधार लेने की योजना बनाई। ईशान की इस मामले में कोई राय नहीं थी। इस नई दुनिया में जहां समुद्री डाकू बेकाबू हैं, मरीन का झंडा किसी महान समुद्री डाकू के झंडे जितना प्रभावी नहीं है। ईशान यह जानता था, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं और सीधे सहमत हो गया। अब तक ड्रैगन हंटर पायरेट्स के बैनर तले दो द्वीप हैं, एक ट्रावोल्टा और दूसरा ड्रेसरोसा। स्वाभाविक रूप से ऐसा प्रभाव तुरंत होता है। जब ड्रैगन हंटर पायरेट्स के झंडे द्वीप के चारों ओर फहराए जाने लगे, तो ड्रेसरोसा के लोगों को राहत मिली और चीनी से खिलौनों में बदल चुके समुद्री लुटेरों ने द्वीप पर फैली अराजकता का फायदा उठाने की हिम्मत नहीं की। आओकिजी ने यह सब देखा और उसकी मनोदशा काफी जटिल थी। वह धीरे धीरे सेनगोकू की मनोदशा को समझने लगा। इस तरह के समुद्री लुटेरों में नौसैनिकों से ज्यादा निवारक शक्ति होती है, जो नई दुनिया में सिर्फ एक ही मामला नहीं है। अगर नौसैनिक चारों सम्राटों को पूरी तरह से दबा नहीं पाए तो यह स्थिति बनी रहेगी। चार सम्राटों की शक्ति हमेशा से मरीन मुख्यालय की सबसे बड़ी चिंता रही है। ईशान को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि आओकिजी क्या सोचेंगे। वह जानता था कि आओकिजी ने पहले ही बता दिया था कि वह एक दो पैसिफिस्टा के बदले जर्मन की तकनीक का व्यापार करना चाहता है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि मरीन मुख्यालय और विश्व सरकार इस मामले को लेकर जमकर बहस कर रहे हैं। आओकिजी शायद नाराज थे, इसलिए ईशान ने उन्हें परेशान करने की योजना नहीं बनाई। वरुआ से मिली खबर के कारण कृत्रिम शैतान फल पर उनके शोध का निष्कर्ष निकला है। हाँ, कृत्रिम शैतान फल। जब लियो और अन्य लोगों ने मानशेरी को बचाया तो भूमिगत कृत्रिम शैतान फल कारखाने की भी खोज की गई थी, लेकिन ईशान ने अस्थायी रूप से एओकिजी और मरीन से खबर छुपाई। उसने सबोस की सलाह सुनी और ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू समूह को जगह की रक्षा करने के लिए कहा। सबों ने कहा कि जब तक कृत्रिम शैतान फल का निष्कर्ष स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक मरीन को पता न चलना सबसे अच्छा है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कृत्रिम शैतान फल के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अगर वे इस कृत्रिम शैतान फल में रुचि रखते हैं तो यह बुरा होगा। शायद यह बेहतर होगा यदि वे कारखाने को नष्ट कर दें, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है
कि मरीन और विश्व सरकार अपना इरादा टोनट्टा कबीले में स्थानांतरित कर देंगे, जो उनके लिए विनाशकारी होगा, क्योंकि टोंटाटा जनजाति अच्छे बागान मालिक हैं और कृत्रिम शैतानी फलों की खेती के लिए उनकी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। इसी विचार के कारण ईशान ने सावधानीपूर्वक वरुआ से संपर्क किया और उससे इस कृत्रिम शैतान फल का विश्लेषण करने को कहा। यह वैज्ञानिक अब पूरी तरह से वश में हो चुका था। ईशान का पीछा करते हुए उसने न केवल टर्मिनल द्वीप पर प्राचीन तकनीक देखी, बल्कि जर्मा के वैज्ञानिक शोध के आंकड़े भी प्राप्त किए और अब वह कृत्रिम शैतान फल पर शोध कर रहा है, जो विज्ञान के प्रति जुनूनी विद्वान के लिए चमत्कारी है। उसने महसूस किया कि ईशान के पास उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए वह पहले से ही खुद को ड्रैगन हंटर पायरेट्स का सदस्य मानता था। ईशान द्वारा अपना मिशन सौंपे जाने के बाद वरुआ ने द्वीप पर सीमित सुविधाओं के माध्यम से कृत्रिम शैतान फल का एक मोटा विश्लेषण किया है। इन कृत्रिम शैतानी फलों की उपज बहुत कम होती है। ईशान को देखने के बाद वरुआ ने बताया, चूंकि ये अप्राकृतिक रूप से बने शैतानी फल हैं, इसलिए इन खेती किए गए शैतानी फलों के तैयार उत्पाद बनने की संभावना केवल 10% ही है। तैयार उत्पाद? ईशान ने उत्सुकता से पूछा, क्या इसका मतलब असली शैतानी फल बनना है? नतीजतन वरुआ ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि डोफ्लेमिंगो लोगों ने भागते समय कुछ सुविधाओं को उड़ा दिया था, मुझे उनके रोपण और परीक्षण रिकॉर्ड मिले हैं। हालांकि इन रोपे गए कृत्रिम शैतान फलों का प्रभाव शैतान फलों जैसा ही है, लेकिन ये बहुत अलग हैं। असली शैतान फल लोगों को पहले ही निवाले से अपनी शक्ति प्राप्त करा सकते हैं, लेकिन ये कृत्रिम शैतान फल ऐसे नहीं हैं। आपको इनकी बहुत जरूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? ईशान समझ नहीं पाया, ज्यादा खाने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कोई इंसान बहुत सारे शैतानी फल खा सकता है? यही सबसे बड़ा अंतर है। वरुआ ने सामने एक बड़े बागान की ओर इशारा करते हुए ईशान को समझाया, इस खेत को देखो, जब इसमें कृत्रिम शैतान फल लगाए जाते हैं तो वे एक साल में कितने शैतान फल उगा सकते हैं, भले ही इतने बड़े क्षेत्र में उपज केवल 10% ही क्यों न हो। ईशान ने गौर से देखा तो पाया कि इस बागान का क्षेत्रफल अभी भी काफी बड़ा था। इस खेत में सैकड़ों फलदार पेड़ अच्छी तरह से लगे हुए थे और ये सभी फलदार पेड़ एक छोटी सी खाई के किनारे लगे हुए थे। खाई के सबसे ऊपरी छोर पर एक ऊंचा लोहे का टैंक था, जिस पर एक बड़ा सा लोगो बना था, सैड। लोहे की टंकी के नीचे एक वाल्व आउटलेट था। ऐसा लगता है कि इस आउटलेट से एसएडी सैड निकलता है, पानी में घुल जाता है और फिर एसएडी में मिला पानी फलों के पेड़ों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टोंटाटा लोगों की सावधानीपूर्वक खेती के तहत इन पेड़ों से उत्पन्न फल कृत्रिम शैतान फल बन सकते हैं। शायद इसलिए कि ईशान ठीक कटाई के समय ड्रेसरोसा आया था। इस समय इन फलों के पेड़ों पर पैटर्न वाले घने फल लटके हुए थे, जो काफी शानदार लग रहे थे। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सर्पिल पैटर्न वाले कई शैतान फल हैं। सतह पर पैटर्न पूरे नहीं हैं और पूरी तरह से ढके हुए नहीं हैं। कुछ पैटर्न केवल 1 या 2 रेखाओं से ढके हुए थे और कुछ आधे ढके हुए थे। ईशान जानता है, यह निश्चित रूप से एक अयोग्य कृत्रिम शैतान फल है। विशेष रूप से ईशान ने एक घटना भी पाई, इन कृत्रिम शैतान फलों का आकार बहुत समान है, वे सभी सेब की तरह दिखते हैं, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन की भावना है। हालांकि ऐसा लगता है कि उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। अगर वरुआ के आंकड़े सही हैं, तो इयान के अनुमान के मुताबिक अगर पैदावार सिर्फ 10% भी हो तो भी अनुमान है कि इस बागान में एक बार में सैकड़ों या उससे भी ज्यादा शैतानी फल पैदा हो सकते हैं।
वह कुछ हद तक वरुआ का मतलब समझता है। अगर ये कृत्रिम फल सचमुच लोगों को एक ही बार में शैतानी फल प्राप्त करने की क्षमता दे सकते हैं, तो क्या सैकड़ों शैतानी फल उपयोगकर्ता बनाना संभव नहीं होगा? अरे, अगर ऐसा है तो अगर ईशान दो फ्लेमिंगो को भगाने के लिए पहले यहाँ नहीं आया होता, तो क्या 1-2 साल में कार्तिक दो फ्लेमिंगो से हजारों शैतानी फल नहीं ले लेता? फिर क्या वह हजारों शैतानी फल वाले जानवर नहीं बना देता? मैं समझ गया। वरुआ इयान के हैरान भाव से बहुत संतुष्ट हुआ और बोला, तो मुझे लगता है कि यह कृत्रिम शैतान फल शायद खराब है। हो सकता है इसे खाने के बाद आपको शैतान फल की क्षमता मिल जाए, लेकिन यह क्षमता स्थिर नहीं है और लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से नियंत्रित भी नहीं की जा सकती। यहाँ शैतान फल उपयोगकर्ताओं के एक समूह को जन्म दे सकता है, लेकिन कृत्रिम शैतान फल लेने से प्राप्त इस क्षमता को परिष्कृत और उन्नत करना असंभव है। और यदि आप इन शैतान फल उपयोगकर्ताओं की क्षमता को बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें भविष्य में भी इन कृत्रिम शैतान फलों का सेवन जारी रखना होगा। ईशान समझ गया, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तो क्या इन कृत्रिम शैतानी फलों में लत के लक्षण होंगे? अगर तुम अब कृत्रिम शैतानी फल नहीं लोगे तो क्या होगा? क्या ये मर जाएंगे? कहना मुश्किल है। वरुआ ने सिर हिलाया और कहा, मेरे पास अभी प्रायोगिक विषयों के रिकॉर्ड नहीं हैं। ये बातें तभी पता चलेंगी जब कोई कृत्रिम शैतानी फल खाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होने की संभावना है। और ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होने वाली क्षमता बहुत कम स्तर तक ही सीमित रहेगी। ईशान ने सिर हिलाया और सवाल पूछना बंद कर दिया। उसने एक तैयार कृत्रिम शैतान फल उठाया और उसे अपने हाथ में दबा लिया। जाहिर है, सिस्टम ने इस कृत्रिम शैतान फल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही उससे यह पूछा कि क्या वह इसकी शक्ति को अवशोषित करना चाहता है। नकल तो नकल ही होती है। दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है डेविल फ्रूट्स। इसकी इतनी आसानी से नकल कैसे हो सकती है? चूंकि ये कृत्रिम शैतान फल एक जैसे दिखते हैं, इसलिए ईशान ने एक अनुमान लगाया। हो सकता है कि इन कृत्रिम शैतान फलों को खाने के बाद प्राप्त क्षमताएं भी यादृच्छिक हों, लेकिन यह केवल ज़ुआन प्रकार के शैतान फल तक ही सीमित है। चूंकि अर्जित क्षमता यादृच्छिक हो सकती है, तो क्या कृत्रिम शैतान फल के बाद के उपयोग में तथाकथित संकर क्षमता बनी रहेगी? यह बहुत खतरनाक है। इसलिए इन कृत्रिम शैतानी फलों के प्रभावों को समझने के बाद ईशान की रुचि खत्म हो गई। असली शैतान फल में निहित ऊर्जा पूरी होनी चाहिए, इसलिए एक शैतान फल खाने के बाद आप दूसरा नहीं खा सकते, आप उसमें मौजूद ऊर्जा से फट जाएंगे। कृत्रिम शैतान फल एक पूरे शैतान फल की शक्ति को 10 या 20 भागों में बांटने जैसा है, ताकि आप कई फल खा सकें। ईशान को नहीं पता कि यह अटकलें सही हैं या नहीं, लेकिन अनुमान है कि स्थिति भी ऐसी ही होगी। शैतान फल के ऐसे अधूरे संस्करण में जरूर कई खामियां होंगी। शायद समय के साथ अगर वे पर्याप्त मात्रा में कृत्रिम शैतान फल लेते हैं, तो वे वास्तव में असली शैतान फल की क्षमता का प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कोई नहीं बता सकता कि इसमें कितना समय लगेगा। कृत्रिम शैतान फल को न केवल उत्प्रेरक के रूप में सैड की आवश्यकता है, बल्कि टोंटाटा कबीले की रोपण तकनीक और प्रतिभा की भी आवश्यकता है। मुझे डर है कि केवल डोफ्लेमिंगो ही इन दोनों स्थितियों को प्राप्त कर सकता है, और ईशान के लिए यह केवल प्रयास और समय की बर्बादी है। कृपया कृत्रिम शैतान फल के बारे में जानकारी सुलझाएं। ईशान ने कहा, मैं आओकी को इसे मरीन और विश्व सरकार तक वापस पहुंचाने दूंगा। कैप्टन, क्या आप कृत्रिम शैतान फल मरीन को सौंपने वाले हैं? वरुआ थोड़ा हैरान हुआ। क्या इस तरह की चीजों को अपने हाथों में नियंत्रित करना हमारे लिए बेहतर नहीं होगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है।
ईशान ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पुराने दोस्त वेगापंक ने भी कृत्रिम शैतानी फलों का अध्ययन किया है और उसकी उपलब्धियां शायद दो फ्लेमिंगो से बेहतर हैं। यानी हमें मिली कृत्रिम शैतानी फलों की तकनीक शायद घटिया हो और वह वेगापंक के शोध के बराबर नहीं हो सकती। ऐसी चीज का क्या फायदा? बेहतर होगा कि इसे नौसैनिकों और विश्व सरकार पर छोड़ दिया जाए। बदले में हम पैसिफिस्टा से ज्यादा लाभ उठाएंगे और अगर हम उन्हें ऐसी जानकारी देते भी हैं तो द्वीप पर अपनी जांच के बाद वे सब कुछ जान जाएंगे और वे डोफ्लेमिंगो के तरीके का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका बोनो के कबीले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईशान ने कहा कि इसकी एक वजह है, क्योंकि उसे याद आया कि पागल वैज्ञानिक सीजर कृत्रिम शैतान फल का अध्ययन सिर्फ इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसे वेगापंक द्वारा बनाया गया एक मानवनिर्मित शैतान फल मिला था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह कृत्रिम शैतान फल एक पौराणिक ज़ुआन फल निकला। यह कृत्रिम फल मूल रूप से सीजर के शोध के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन गलत परिस्थितियों में इसे भविष्य में छोटे पादने वाले लड़के मोमोनोसुके द्वारा खा लिया जाएगा। चूंकि इस तरह का एक कृत्रिम शैतान फल है, यह दर्शाता है कि वेगापंक कृत्रिम शैतान फल की खेती विधि का भी अध्ययन कर रहा है और यह अनुमान लगाया गया है कि यह सीजस से बेहतर है। बिल्कुल सही। जैसे ही वरुआ ने पैसिफिस्टा के बारे में सुना, वह तुरंत तरोताजा हो गया। दरअसल पैसिफिस्टा के मामले भी मरीन के अंदर बेहद गोपनीय हैं। हालांकि अंकल कुमा के शारीरिक परिवर्तन के साथ कई लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की है। इसलिए शिचिबुकाई के भीतर पैसिफिस्टा के मामले कोई बड़ा रहस्य नहीं है। जयदेव को भी मरीन की योजना के बारे में थोड़ा बहुत पता है। अगर वरुआ ने ईशान का पीछा न किया होता तो उसे इस बारे में पता ही नहीं चलता, लेकिन जब उसे इस बारे में पता चला तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने वेगापंक को इस विचार का जिक्र करते सुना था। उन्होंने मानव परिवर्तन योजना पर बहुत पहले ही काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए वह यह भी देखना चाहते थे कि वेगापंक किस स्तर तक पहुंच गया है। जब बात वेगापंक की आई तो ईशान को अचानक एक सवाल सूझा और उसने वरुआ से पूछा, इस सवाल के जवाब में क्या वेगापंक एक डेविल फ्रूट यूजर है? वरुआ उसके सवाल से चौंक गया और फिर बोला, मुझे यह तो नहीं पता, लेकिन मैंने उसे तैरते हुए नहीं देखा। और यह कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि हम वैज्ञानिकों के लिए तो 10 दिन तक नहाना आम बात है, तैरना तो दूर की बात है। ईशान ने सिर हिलाया, कुछ और नहीं कहा और भूमिगत हो रही फैक्ट्री से बाहर चला गया। जब वह बाहर आया तो उसकी मुलाकात मगरमच्छ और जयदेव से हुई। भाई ईशान, मैं अलविदा कहने आया हूँ। जयदेव ने ईशान को देखते ही कहा, इस बार मेरे बहुत से लोग ड्रेसरोसा से बचा लिए गए हैं और अब जब इस द्वीप का मामला सुलझ गया है तो वे सभी अपने वतन लौटने को आतुर हैं। मैं अलविदा कहकर रवाना होना चाहता हूँ। ठीक है बड़े भाई। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, इस बार आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभी फिशमैन पायरेट्स तक मेरा अभिवादन पहुंचा दें। मैं आपकी सुखद यात्रा की कामना करता हूं और भविष्य में जब भी आपको मेरी या मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। जरूर। जयदेव मुस्कुराया, अपने बगल में मगरमच्छ की तरफ ध्यान नहीं दिया, मुड़ा और चला गया। ईशान ने मगरमच्छ की ओर देखा और बड़ी दिलचस्पी से पूछा, क्या तुम भी अलविदा कहने के लिए यहाँ नहीं हो? धिक्कार है। मगरमच्छ ने दांत पीसते हुए मुंह में सिगार दबाए ईशान से कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तुम मेरी आत्मा कब लौट आओगे? पिछले कुछ दिनों से उसने आरव और हैनकॉक को ईशान द्वारा पेरोस्पेरो की आत्मा के एक हिस्से को चीरने के बारे में बातें करते सुना है। एसएस के विवरण के अनुसार ईशान द्वारा उसे चुटकी बजाकर फोड़ने के बाद पेरोस्पेरो खून की उल्टी करके गिर पड़ा, फिर पलटकर भाग गया।
यह देखा जा सकता है कि उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त होने के बाद, और यह निश्चित रूप से उसके जीवन काल के एक हिस्से को खोने जितना आसान नहीं है। इसलिए रात को बहुत लंबा होने से रोकने के लिए मगरमच्छ ने थोड़ी देर इंतजार किया। आखिरकार वह मदद नहीं कर सका और अपने दरवाजे पर आया और ईशान से अपनी आत्मा वापस मांगी। मगरमच्छ की बातें सुनकर ईशान अपनी हंसी रोक नहीं सका। वह सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया, फिर मगरमच्छ को बैठने और बात करने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। मगरमच्छ बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन उसके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार उसे एक पत्थर मिला और वह ईशान के सामने पैर फैलाकर दोनों कोहनियां घुटनों पर रखकर बैठ गया। उसने एक सिगार जलाया और ईशान की ओर देखा। रेत का पुराना थैला। ईशान अब उसे इसी नाम से पुकारने का आदी हो चुका था, सो उसने मुंह खोला और बोला, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा लौटा दूं तो तुम आगे क्या करोगे? अलबस्ता लौट जाओगे? मैं और कहाँ जाऊंगा? मगरमच्छ ने घुरघुराते हुए पूछा। क्या तुम अब भी अपनी योजना को अंजाम देने की सोच रहे हो? ईशान ने उसकी ठुड्डी को छुआ और दिलचस्पी से पूछा, क्या तुम अब भी अलाबस्ता पर कब्जा करके प्लूटो के बारे में सुराग ढूंढने की सोच रहे हो? मगरमच्छ को अब इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि ईशान को उसकी योजना कैसे पता चल गई। उसने ईशान की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरी योजना को भी वैसे ही रोकोगे जैसे तुमने डोफ्लामिंगो को रोका था? साबो नाम का वो आदमी क्रांतिकारी सेना का चीफ ऑफ स्टाफ है। चूंकि तुम उससे जुड़े हो तो क्या तुम भी क्रांतिकारी सेना का पीछा करना चाहते हो? नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, अगर कुछ चीजें मुझे पसंद भी नहीं हैं, तो जब तक उनमें मेरा कोई हाथ न हो मुझे ज्यादा परवाह नहीं। डोफ्लामिंगो एक खास मामला था, क्योंकि हम एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए मुझे उसका ध्यान रखना पड़ा, जिसका क्रांतिकारी सेना से कोई लेना देना नहीं है। मगरमच्छ ने इयान की बातों पर अविश्वास जताते हुए ठंडी सांस ली। साबो के उभरने से मगरमच्छ को इयान की असली पहचान पर शक हुआ और उसे शक हुआ कि वह भी क्रांतिकारी सेना का सदस्य है। हालांकि ईशान और क्रांतिकारी सेना के नेता दुनिया के सबसे बड़े अपराधी ड्रैगन के डर से मगरमच्छ इस बात को अपने दिल में ही दबा लेना चाहता था। ईशान ने उसकी ठंडी खर्राटों की परवाह न करते हुए अपनी बात जारी रखी। मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि मुझे आपकी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा। अगर अलाबस्ता के पास वाकई प्राचीन अस्त्रों में से एक प्लूटो के बारे में सुराग भी हैं, तो उसे अस्तित्व में आए 800 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। मुझे डर है कि वह पहले ही खराब हो चुका होगा और सड़ चुका होगा। अगर आपको उसका ठिकाना मिल भी जाए तो ऐसी चीज का क्या फायदा? यह मेरा काम है। मगरमच्छ ने फिर से घुरघुराहट की और अधीरता से कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे साथ आओ, मेरे समुद्री डाकू समूह में शामिल हो जाओ। ईशान ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे जहाज पर अभी भी चीफ ऑफ स्टाफ की कमी है। मगरमच्छ दंग रह गया, लेकिन फिर उसने अपने समुद्री डाकू हुक से ईशान की ओर इशारा किया और हंसा, कुआहाहा। वह इतनी जोर से हंसा कि लगा जैसे रो पड़ेगा। हालांकि उसकी बेरुखी से लग रहा था कि वह ईशान का मजाक उड़ा रहा है, फिर भी ईशान ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। तुम सच में मुझे, एक साथी शिचिबुकाई को, अपने जहाज में चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर भर्ती करना चाहते हो? मगरमच्छ जोर से हंसा और बोला, ईशान, मैं मानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम्हें यह विचार बहुत बेतुका नहीं लगता? मैं डॉन मगरमच्छ हूं, हमारा पद एक ही है, हम बराबर हैं। तुम मुझे क्यों भर्ती करोगे? ईशान को मगरमच्छ के उपहास से कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल जब उसने यह कहा तो यही अनुमान लगाया जा रहा था। इयान की नजर में
मगरमच्छ वाकई एक ऐसा लक्ष्य है जिसे जीता जा सकता है। हालांकि कहानी में मगरमच्छ एक खलनायक की तरह नजर आता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व का गहराई से अध्ययन करने पर आपको पता चलेगा कि उसमें और डोफ्लेमिंगो की दुष्टता में एक बुनियादी फर्क है। डोफ्लेमिंगो के कर्म उसके अहंकारी रवैये और हर चीज के प्रति उसकी घृणा को दर्शाते हैं, जो अपने आसपास के हर जीव को चींटी के समान समझता है। वह अपने बुरे कर्मों को हल्के में लेता है। कूड़े और कमजोर लोगों के कोई अधिकार नहीं है और उन्हें मर जाना चाहिए। जबकि मगरमच्छ की दुष्टता बेईमान है, जो किसी भी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इयान के समुद्री डाकू समूह में अब केवल वह और राघव चौहान ही उच्चस्तरीय लड़ाकू बल के रूप में बचे हैं। हालांकि ईशान अपनी शक्ति को इकट्ठा करने और बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, फिर भी यह कहना होगा कि शक्तिशाली और उच्चस्तरीय लड़ाकू शक्ति के बीच अभी भी एक अंतर है। असली ताकत तो अत्याचारी होती है। इस समुद्री डाकू दुनिया में असली ताकतवर वे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्हें इतनी आसानी से कैसे भर्ती किया जा सकता है और तथाकथित रूप से उन्हें हराना और वश में करना बस एक भ्रम है। हर बलवान व्यक्ति का अपना तरीका होता है। सिर्फ बलपूर्वक दमन करके लोगों की भावनाओं को बदलना कैसे संभव हो सकता है? अंकल राघव चौहान ने इयान के साथ जुड़ना सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनका और ईशान का व्यक्तित्व एक जैसा था। लेकिन बहरहाल डोफ्लामिंगो के खिलाफ इस लड़ाई में ईशान को अपने साथ पर्याप्त उच्चस्तरीय लड़ाकू बलों का लाभ मिला। प्रसिद्ध स्वर्गीय यक्ष के सामने उन्होंने उसे लगभग कुचल दिया और उसे इस धरती से मिटा दिया। इस लड़ाई में ईशान के लिए परेशानी का सबब केवल डोफ्लामिंगो ही था, कोई वरिष्ठ कैडर नहीं। इतना मजबूत होने के लाभों को समझते हुए ईशान अपने समुद्री डाकू समूह में शामिल होने के लिए अधिक से अधिक मजबूत लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और मगरमच्छ स्पष्ट रूप से एक अच्छा उम्मीदवार है। भले ही वह पिछली लड़ाई में उससे हार गया हो, लेकिन उसकी ताकत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। मगरमच्छ के उत्तर का अनुमान उसके अभिमानी चरित्र से लगाया जा सकता था। भले ही वह इयान का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, फिर भी वह दूसरों के अधीन नहीं रहना चाहता था। हालांकि जब उन्होंने इयान की मुस्कान को देखा तो उनकी हंसी धीरे धीरे कम हो गई और उन्होंने ईशान से कहा, तुम मजाक नहीं कर रहे हो? क्या आप गंभीर हैं? चलो इसे इस तरह से कहते हैं। ईशान ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचा। हो सकता है कि आपको अभी मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना मुश्किल लग रहा हो, लेकिन भविष्य में मेरे शब्द नहीं बदलेंगे। अगर आप अपना मन बदल लें तो भविष्य में आपके लिए हमेशा जगह बची रहेगी। यान की यह अभिव्यक्ति कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत आशावादी हूँ, मगरमच्छ को बहुत उदास कर गई। उसके बाद ईशान ने बकवास नहीं की, उसने अपनी जेब से कुछ निकालने का नाटक किया, जबकि उसने मगरमच्छ की आत्मा की गेंद को बाहर निकालने के लिए अपने सिस्टम की सूची में प्रवेश किया और फिर उसे उसके पास फेंक दिया। मगरमच्छ ने जल्दी से अपनी आत्मा प्रकाश गेंद को पकड़ा और फिर ईशान पर गुर्राया, सावधान। वह अपनी आत्मा के प्रति इयान के उदासीन रवैये से बहुत दुखी था। ईशान ने कंधे उचका दिए। मैं इसे वापस कैसे रखूं? मगरमच्छ ने उससे पूछा। खा लो। शायद ईशान ने अपना सिर खुजा लिया होगा। मगरमच्छ के माथे पर नीली नसें उभर आईं। इस अनिश्चित स्वर का क्या मतलब है? उसका मन कर रहा था कि इयान का कॉलर पकड़कर जोर से पूछे, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं अपनी आत्मा का यह हिस्सा वापस कैसे लाऊंगा? लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसके पास इस हल्के पिंड को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से यह तरीका सही था।
आत्मा का पिंड मगरमच्छ के मुंह में ही बिखर गया और फिर से उसमें विलीन हो गया। यह पहली बार है जब मगरमच्छ ने अपनी ही आत्मा खाई है। कितना अच्छा और ताजा लग रहा है। अचानक फिर से पूर्ण हो जाने की भावना ने मगरमच्छ को एहसास कराया कि उसकी आत्मा वास्तव में वापस आ गई है। इसलिए उसने ईशान की ओर देखा और उसकी आंखों में थोड़ी उत्सुकता थी। अब जब वह ईयान के हाथों से मुक्त हो गया था, मगरमच्छ आगे बढ़ना चाहता था। हालांकि ईशान को जरा भी चिंता नहीं हुई। मगरमच्छ का फैसला देखकर उसने लापरवाही से उसके कान नोच लिए और बोला, तुम्हें ठीक से सोचना चाहिए। अगर मैं एक बार तुम्हारी आत्मा निकाल सकता हूं तो दूसरी बार भी निकाल सकता हूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं गलती से उसे कुचल न दूं। उन्हें यह सुनकर मगरमच्छ ने आखिरकार अपने मन को संयमित किया। वह जानता था कि ईयान की क्षमता ने उसे हर तरह से संयमित कर रखा है। अगर वह ईशान से दोबारा लड़ता तो शायद हार जाता। इसलिए उसने सोचना बंद कर दिया और कहा, क्या तुम सच में चाहते हो कि निकोल ऋतु तुम्हारे समुद्री डाकुओं के समूह में रहे? खैर, तुम्हारे साथ तो वो बस एक इंसान है जिसका इस्तेमाल हो रहा है। ईशान बोला, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत जरूरी है। ईशान ने जो कहा वह स्वाभाविक रूप से क्रांतिकारी सेना की ओर इशारा कर रहा था। उसने सोचा, अगर निको ऋतु उसके साथ हो तो शायद वह क्रांतिकारी सेना के नेता ड्रैगन से मिल सके। अगर वह ड्रैगन को देख पाता तो जरूर पूछता कि अंकल कुणाल का आगे क्या होने वाला है। ईयान के जीवन में केवल कुछ ही लोग हैं जिनकी वह गहराई से परवाह करता है। पहले हैं कुलिना और उसके पिता, फिर जोरो जो उसका छोटा भाई है, उसका सगा भाई आरव भी है, और अंत में अंकल कुणाल। ईशान के लिए अंकल कुणाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसकी बहुत मदद की है, लेकिन बदले में उसने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। ईशान उनका बहुत आभारी है और उनका बहुत सम्मान करता है। वे एक निस्वार्थ बड़े भाई की तरह हैं। इसलिए वेगापंक के परिवर्तन का उद्देश्य बनने के लिए उनके स्वेच्छा से आगे आने के बाद ईशान हमेशा बहुत चिंतित रहा है। लेकिन अब यह परिवर्तन अपूरणीय है। ईशान जानता है कि जब यह परिवर्तन पूरा हो जाएगा तो यह एक प्यारे दोस्त को खोने के बराबर होगा। यह सोचकर ईशान बहुत उदास हो जाता है। चूंकि इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है, तो कम से कम हमें उसकी असली मंशा तो समझनी चाहिए। हो सकता है क्रांतिकारी सेना कोई बड़ी योजना बना रही हो। शायद तब वह अपने चाचा की इच्छाओं में योगदान दे सके। इस विचार के कारण ही ईशान ने जर्मा की तकनीक का उपयोग करके विश्व सरकार के साथ पैसिफिस्टा का आदान प्रदान करने के बारे में सोचा। हालांकि अंकल कुणाल ही थे जिन्होंने सबसे पहले ईशान को ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि कुणाल बस ईशान को थोड़ी और शक्ति देना चाहते थे। ईशान अंकल कुमा की दयालुता को समझता है, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि एक शांतिवादी होना बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन वास्तव में इस तरह का रोबोट असली रोबोट के सामने कुछ भी नहीं है। इसकी कुंजी समूहों के उपयोग में निहित है। यदि सैकड़ों शांतिवादी एक साथ दिखाई दें, तो वे पूरे समुद्री विभाग के सभी सैनिकों की युद्ध क्षमता को लगभग पार कर सकते हैं। हालांकि ईशान एक टुकड़ा चाहता है, इसकी शक्ति के कारण नहीं। वह सोचता है कि अब जब उसके पास वरुआ है तो शायद वह पैसिफिस्टा का विश्लेषण करके अंकल कुणाल और वेगापंक के बारे में कुछ पता लगा सकता है। चाहे वह निकोल ऋतु हो या पैसिफिस्टा, ईशान को उन पर कुछ नियंत्रण रखना चाहिए। ईयान का दृढ़ निश्चय देखकर मगरमच्छ जानता था कि निको ऋतु शायद वापस न आए, लेकिन उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगरमच्छ असल में निको ऋतु को उसकी ऐतिहासिक पाठ्य व्याख्या की क्षमता के लिए ढूंढना चाहता था।
अब चूंकि निको ऋतु ईयान के समुद्री लुटेरों के समूह में है, अगर मगरमच्छ को सचमुच कोई पोनेग्लिफ मिल जाए तो उसे वापस आकर उनकी मदद लेनी होगी, बशर्ते उसे मोलभाव के लिए पर्याप्त मौके मिल जाएं। मगरमच्छ के लिए यही आखिरी रास्ता है, लेकिन जाहिर है यह थोड़ा आसान लगता है। क्या वह जरूरी पोनेग्लिफ तक पहुंच पाएगा? अगर उसे मिल भी जाए तो भी ऋतु उसे उसकी असली बात नहीं बता पाएगी। यह मत भूलिए कि ऋतु ने ईयान के मुंह पर भी उसके रगड़ने वाले शिलालेख के बारे में झूठ बोला था। उसके अनुवाद की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है। ऋतु खुद जानती है कि प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने की उसकी क्षमता बहुत खतरनाक है। वह प्राचीन हथियारों के चरित्र और इरादों को समझे बिना ही उनके बारे में किसी को कैसे बता सकती थी। वह बस सच्चाई का पता लगाना चाहती है, लेकिन वह इस दुनिया से पापी बनकर नहीं जाना चाहती। तो अब भी ऋतु ड्रैगन हंटर पायरेट ग्रुप में शामिल हो गई है। ऐसा लगता है कि वह हालात के आगे ज्यादा आज्ञाकारी हो गई है। वह अभी तक ग्रुप में पूरी तरह घुल-मिल नहीं पाई है। मगरमच्छ मुड़ा और जाने की योजना बना रहा था, जबकि ईशान ने उससे कहा, शुभ यात्रा क्रोको। और याद रखना मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम एक दिन वापस आ सकते हो। परिणामस्वरूप मगरमच्छ ने इन शब्दों को अनसुना कर दिया और चलता रहा। ईशान मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। मगरमच्छ अलाबस्ता वापस जाने पर अड़ा रहा। हो सकता है कि वह फिर भी लफी के हाथों में पड़ जाए। उस समय उसे मरीन द्वारा गिरफ्तार भी किया जा सकता था। वह डोफ्लामिंगो की तरह नहीं है, क्योंकि वह 4 सम्राटों में से 2 के साथ शामिल है, जिससे मरीन को संदेह होगा और वह उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यदि यह मामला है तो मगरमच्छ के लिए जो इंतजार कर रहा है वह प्रसिद्ध जेल इम्पेल डाउन होगा। मगरमच्छ और जयदेव का जाना एक संकेत सा लगा और फिर साबो और आरव भी ईशान के पास आ गए। साबो जा रहा है। वो असल में ईशान के साथ सिर्फ आरव से मिलने गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बात यहां तक पहुंच जाएगी, और अचानक उसे ड्रेसरोसा में ढेर सारे हथियार मिल गए जो रिवॉल्यूशनरी आर्मी के लिए बेहद उपयोगी हैं। अब साबो ने चुपचाप एकत्रित हथियारों को नाना के साथ एक अन्य जहाज पर स्थानांतरित कर दिया है, जिसका उद्देश्य रात का फायदा उठाकर चुपचाप ड्रेसरोसा को छोड़ना और इन हथियारों के साथ क्रांतिकारी सेना मुख्यालय में वापस लौटना है। वह चुपचाप इसलिए जाना चाहता था क्योंकि द्वीप पर अभी भी आओकिजी और बहुत सारे मरीन हैं। आओकिजी ने आरव और साबो द्वारा तस्करी करके लाए गए हथियार देखे थे, और वह इन हथियारों को फिर से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए जब साबो ने ईशान को अपने इरादों के बारे में बताया तो ईशान ने इसके बारे में सोचा और कहा, चिंता मत करो, मैं आओकिजी को संभाल लूंगा। साबो ने हल्के से मुस्कुराते हुए ईशान के पास जाकर उसे गले लगाया, फिर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, धन्यवाद ईशान, मैं मुख्यालय जा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी मदद की आवश्यकता हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। आरव मुस्कुराया और बोला, देखो मैं क्या लाया हूँ। कहते हुए आरव ने पीछे से एक शराब की बोतल निकाली और फिर साबो और ईशान की स्तब्ध आंखों के सामने आरव ने 3 गिलास रखे और तीनों गिलासों में शराब डाली। क्या यही दोस्ती की शराब है? साबो को तुरंत याद आया। हाँ, मुझे सच में इसकी बहुत याद आती है। आरव मुस्कुराया और बोला, मुझे वो दिन याद आ गए जब हम ललित के साथ आइलैंड पर थे। उसके बाद उन्होंने अपना सिर ईशान की ओर घुमाया और कहा, लेकिन आज अलग है, हमने एक बार फिर दोस्ती की शराब को नीचे रख दिया ताकि एक और भाई के जुड़ने का जश्न मनाया जा सके। साबो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। दोनों ने शराब के गिलास पकड़े और बड़ी मुस्कान के साथ ईशान की ओर देखा, और ईशान ने ज्यादा बात नहीं की, हल्की सी मुस्कान के साथ, और फिर वाइन का गिलास उठा लिया।
दोस्ती की इस शराब को पियो। अब से हम खून के रिश्ते से जुड़े हैं। हम चाहे कहीं भी हों, कुछ भी करें, यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तीनों लोगों द्वारा एक साथ यह वाक्य कहने के बाद गिलास आपस में टकरा गए। एक साथ शराब पीने के बाद तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अचानक एक साथ हंस पड़े। आरव ने अपनी टोपी उतारी, एक कागज निकाला और बोला, चलो विवर कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं। सबको दूसरे 2 कार्ड्स लेने हैं। ऐसा करने से दुनिया में चाहे हम कहीं भी हों, हम सबको पता होगा कि एक दूसरे को कहाँ ढूंढना है। इसलिए तीनों लोगों ने अपने अपने विवर कार्ड आपस में बदल लिए। फिर तीनों ने सावधानी से इन जीवन पत्रों को अपनी टोपियों में डाला और फिर से पहन लिया। यह क्रिया इतनी सुंदर लग रही थी, ऐस की काउबॉय टोपी, साबो की टॉप टोपी।